जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सहकारिता से जो भी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तमाम सहकारी संस्थाएं हमारे देश के खासकर ग्रामीण क्षेत्र के विकास में उनका बहुत ही योगदान महत्वपूर्ण रहा है। और हम सभी जानते हैं कि आज की तारीख में अगर हम देखें पूरे परिदृश्य में, तो करीब 6 लाख से ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और 25 करोड़ से ज़्यादा उनके मेंबरशिप हैं। तो एक रूरल इंडिया में, ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा नेटवर्क है जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण काम कृषि विभाग में या दूसरे क्षेत्रों में कर रहा है। और आर्थिक व्यवस्था जो भारत सरकार की है उसको और सुदृढ़ बनाने में बहुत ही भारी योगदान दे रहा है। वो चाहे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए ऋण की बात हो, खाद की बात हो, वितरण की, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हों या हाउसिंग कोऑपरेटिव्स हों, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स हों, दूध से जुड़े हुए डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं। तो ये तमाम तरह के कोऑपरेटिव्स हैं जो कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। जो हमारे सिद्धांत हैं कोऑपरेशन के, 7 प्रिंसिपल्स, उसमें से जो एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमको लगता है वो ये है कि सहकारिता के आंदोलन से जुड़े जो भी संस्थाएं हैं उनका आपस में सहभागिता एक बहुत बड़ा योगदान है। एक दूसरी संस्थाओं को आपस में सहयोग करने की आवश्यकता है। अगर उसको हम सुदृढ़ कर ले गए तो हमारे बहुत सारी समस्याओं का समाधान वहाँ पे हो जाता है। एक दूसरे की मदद करना, सहकारिता का जो सिद्धांत है कि सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे की मदद करिए, उसके बाद जो है संस्था के लेवल पे, संस्था के स्तर पे एक दूसरे से मदद करिए, दूसरे के रिसोर्सेस को आप पूल करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जो सहकारिता का एक सिद्धांत है उस पर अगर हम देखें तो पूरे देश में 1904 से लेकर जब से आंदोलन शुरू हुआ, जब से यह एक्ट सहकारिता में आया, तब से आज तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान सहकारिता विभाग का और सहकारी संस्थाओं का रहा है। जो हमारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें अगर हम देखें तो कॉरपोरेशन का या कोऑपरेटिव संस्थाओं का एक जो कॉरपोरेटीकरण हुआ, जैसे कि हम 2 उदाहरण इसमें देना चाहेंगे। अमूल का अगर आप देखें कि अमूल जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू होता है, छोटे छोटे समितियों से शुरू होता है दूध की, और वो तालुका स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और फिर नेशनल स्तर पे वो एक सिस्टम से ऊपर आए हैं। और आप देखिए कि आज की तारीख से 3 लाख से ज़्यादा जो ये उसके मेंबर्स हैं वो सब छोटे किसान हैं, बहुत ही मीडियम किसान हैं, छोटे किसान हैं। ये लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इनका उदाहरण लें, किस तरह से उन्होंने एक दूसरे की अपनी मदद की है, छोटे स्तर पे, समितियों के स्तर पे दूध उत्पादक एक दूसरे की मदद में लगे हैं। उसके बाद जो छोटी समितियां हैं वो जिले स्तर पे एक दूसरे के, दूसरे जो संस्थाएं हैं जिले स्तर पे उनसे जुड़ी हुई हैं, फिर राज्य स्तर से जुड़ी हुई हैं। तो एक पूरा वैल्यू चेन दूध का अमूल में क्रिएट हुआ है, और जिसकी वजह से एक बहुत ही सफलपूर्ण इसका जो है प्रशिक्षण रहा है। इसी तरह से कैम्पको जो मैंगलोर में स्थित है, उसके भी कुछ इसी तरह से है कि उन्होंने अपने छोटे स्तर पे लेके, छोटी छोटी समितियों को लेके और ऊपर तक वो गए हैं, और आज वर्ल्ड क्लास जो है वो कोकोआ उसको प्रोसेस करके पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। तो कोऑपरेटिव्स को जो लोकल स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे जो उनको सुविधाएं उपलब्ध हैं,
वही चीजें कारपोरेट लेवल पे जाके वो अपने ही एक अपनी ताकत से, अपने बलबूते पे वो जाके अपने फंक्शंस को, अपने कामकाज को, अपने बिजनेस को एक कारपोरेट स्तर पे ले जाते हैं। और ये दो सफलताएं हमने इसलिए बताया क्योंकि आज उसकी आवश्यकता है। अगर आप देखें ग्रामीण क्षेत्रों में जो वित्तीय समावेशन का काम है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये लोग जो काम कर रहे हैं BCBF के माध्यम से, ये आज भी उतने प्रभावी नहीं है जितने प्रभावी कोऑपरेटिव्स में जो है पैक्स हैं। पैक्स का इतना बड़ा नेटवर्क, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑलमोस्ट 1 लाख इस तरह की जो सोसाइटीज ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो जो आज के BC और BF मॉडल है उससे कहीं ज्यादा प्रभावी है, कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। हमें आवश्यकता इस बात यह है कि इसको और मजबूत करने की जरूरत है, सुदृढ़ बनाने की जरूरत है, ताकि जो सेवाएं अपने ग्राहकों को कमर्शियल बैंक्स दे रहे हैं, जो रीजनल रूरल बैंक्स दे रहे हैं, या जो नए स्तर के बैंक्स दे रहे हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक या दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, हम वही सुविधाएं, उसी स्तर की सुविधाएं हम कोऑपरेटिव सेक्टर में भी दे सकते हैं अगर हम इसको और मजबूत बनाएं। क्योंकि हमारा नेटवर्क बहुत ज्यादा है, बाकी बैंकों का नेटवर्क उतना नहीं है। तमाम ब्रांचेस को अगर हम मिला लें तब भी 50,000 से ज्यादा ब्रांचेस नहीं है कमर्शियल बैंकों के। मगर कोऑपरेटिव क्षेत्र में मोर देन 1 लाख हमारे आउटलेट्स हैं कोऑपरेटिव के। अगर हम सबको मिला लें तो इतना बड़ा अगर नेटवर्क है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में, ग्रामीण क्षेत्रों को और सुदृढ़ बनाने में, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में ये संस्थाएं एक बहुत ही प्रभावी रोल अपना अदा कर सकती हैं। इसी तरह से इफ्को है, क्रिबको है, नेफेड है, मार्कफेड है, ये सारी संस्थाएं ऐसी हैं कि तमाम तरह की सुविधाएं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में दे रही हैं और इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है अपने देश के आर्थिक विकास में। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि ये संस्थाएं छोटे संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। ये संस्थाएं अपने दम पे एक साथ वो नहीं है ऊपर, ये नीचे से जुड़ी हुई हैं, गांव स्तर से जुड़ी हुई हैं। इनके मेंबर्स अगर आप देखें तो छोटे छोटे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, विलेज लेवल पे हैं, तालुका लेवल पे हैं, ब्लॉक लेवल पे हैं, और ये जाके फिर स्टेट या नेशनल लेवल पे ये काम कर रहे हैं। तो एक पूरा इनका एक वैल्यू चेन है, एक सप्लाई चेन है, जो कि उसके माध्यम से एक दूसरे के साथ जो छोटे स्तर की संस्थाएं हैं वो बड़े की मदद कर रही हैं, जो बड़े की संस्थाएं हैं वो छोटे स्तर के संस्थाओं की मदद कर रही हैं। तो कोऑपरेशन विद इन कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स के अंदर कोऑपरेशन, ये बहुत जरूरी है आज के विकास के लिए। अगर हम सहकारिता विभाग को या सहकारी संस्थाओं को और मजबूत बनाने की स्थिति में अगर हम इसमें प्रयत्नशील हैं तो। इसी तरह से क्रेडिट के बारे में देखिए, लोन जो किसानों को मिलता है, एग्रीकल्चर लोन्स, आज के 20 साल 25 साल पहले के अगर आंकड़े को हम देखें तो कोऑपरेटिव सेक्टर में जो शेयर रहा है टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट का वो करीब 50-55% रहा है, परंतु आज की तारीख में ये 10% से कहीं ज्यादा नीचे हो गया है। ये 50-55% से लेके जो किसी जमाने में था एग्रीकल्चर क्रेडिट, वो अब नीचे आ गया 10% से कम भी। हालांकि एब्सोल्यूट टर्म में ग्रोथ हमारे हो रहे हैं, मगर अगर हम शेयर की बात करें, अगर हम सहकारी संस्थाओं की भागीदारी की बात करें, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट में, रूरल सेक्टर में जो क्रेडिट हम दे रहे हैं वो 10% से और भी कम हम पहुंच गए हैं। और इसकी 2-3 खास वजह हैं। पहली वजह यह है कि जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ हिंदुस्तान में, उस वक्त जो है ये लिबरलाइजेशन ज्यादातर टेक्नोलॉजी बेस्ड था। आज भी जो बैंकिंग सेक्टर है, जो न्यू जनरेशन बैंक्स हैं, वो ज्यादातर टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, परंतु कोऑपरेटिव सेक्टर में टेक्नोलॉजी का उपयोग अभी उतना नहीं हुआ।
तो वो सुविधाएं जो बाकी बैंक्स दे पा रहे हैं अपने कस्टमर्स को, कोऑपरेटिव्स इंस्टीट्यूशन जो है वो सुविधाएं अपने कस्टमर्स को नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि टेक्नोलॉजी उस लेवल की अभी हम नहीं अडॉप्ट कर पाए। दूसरा, जो कोऑपरेशन का एक बेसिक सिद्धांत है, डेमोक्रेटिक और प्रोफेशनल मैनेजमेंट। हमारे मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए। कहीं आगे चल के हमने जो है उस डेमोक्रेटिक सेटअप को थोड़ा बहुत डाइल्यूट किया है कोऑपरेटिव सेक्टर में। हमारा बोर्ड, हमारे सीईओज, हमारे स्टाफ ये प्रोफेशनल जब तक नहीं होंगे, जब तक जो है नए सुविधाओं को, नए जो है अपॉर्चुनिटीज को समझने में और उसको एक बिजनेस के रूप में ले जाने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक हमारा बिजनेस जो है, हमारा शेयर ओवरऑल बिजनेस में नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डेमोक्रेटिक सेटअप अगर हमारा है तो हम नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो हैं, आज भी अगर आप देखिए कोऑपरेटिव्स में जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर है हमारा, ज़्यादातर क्रॉप लोन्स या थोड़े बहुत दूसरे लोन्स की तरफ गए हैं, परंतु मेजर एरियाज जो हैं, जो हाई टेक एग्रीकल्चर है, जो न्यू जनरेशन के इमर्जिंग नीड है, प्रोसेसिंग सेक्टर है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके ऊपर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस का अभी ज़्यादा ध्यान नहीं है। और ये ध्यान इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे जो स्टाफ हैं, हमारे जो बोर्ड है कोऑपरेटिव सेक्टर में, जो सीईओज हैं, उनमें थोड़ा प्रोफेशनल अप्रोच अभी लाने की ज़रूरत है। अभी वो प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। तो अगर हमें अपना, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की है अगले 2024 तक, अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हमें ले जाना है, उसके लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो कोऑपरेटिव सेक्टर्स के अंदर वो सक्षम है, वो पोटेंशियल है कि जो उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उसके लिए हमें ये 3-4 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये कि हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो एक प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए। आज के ज़माने में जो बैंकिंग है या जो बिजनेस है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड है। कस्टमर्स को बहुत फास्ट सर्विस चाहिए, एफिशिएंट सर्विस चाहिए और ट्रांसपेरेंट सर्विस चाहिए, रिमोट सर्विसेज चाहिए। आपने देखा होगा कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम जब सारी दुनिया जो है लॉकडाउन में थी, तो ये टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच पाते थे। बैंकिंग जो है जिसके माध्यम से लोगों तक पहुंच पे, वो टेक्नोलॉजी का माध्यम था। तो हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है और अपने अप्रोचेस को प्रोफेशनल बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, तमाम तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं बैंकिंग सेक्टर में, कोऑपरेटिव सेक्टर में। नए नए एरियाज जो हैं, हॉर्टिकल्चर है, सेरिकल्चर है, फिशरीज है, डेयरी है, इसको बिजनेस को अगर हमें बढ़ाना है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था इसी से जुड़ी है। एग्रीकल्चर के अलावा नॉन एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की फाइनेंसिंग है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में छोटे छोटे उद्योग की ज़रूरत है, उनको जब तक हम कोऑपरेटिव्स के माध्यम, और ये सारे कोऑपरेटिव के माध्यम से संभव है, इनको अगर हम बढ़ावा नहीं देंगे तो जो ग्रामीण का हमारी आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने में हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और इसीलिए कोऑपरेटिव सेक्टर का योगदान इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक नाबार्ड का सवाल है, आपने सुना होगा और देखा होगा कि जो हमारे पास प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं 93-94,000 करीब, उसमें से नाबार्ड ने पिछले साल हमने ये तय किया है कि करीब 35,000 ऐसे पैक्स को हम और मजबूत बनाएंगे, इनको हम मल्टी सर्विस सेंटर्स बनाएंगे। क्योंकि हमने देखा है और आपने भी महसूस किया होगा पेंडेमिक के टाइम पे कि जो प्राइमरी कोऑपरेटिव्स हैं, विलेज लेवल पे जो कोऑपरेटिव्स हैं, चाहे वो क्रेडिट सोसाइटीज़ हों, चाहे वो मार्केटिंग सोसाइटीज़ हों, चाहे वो फर्टिलाइज़र वाली सोसाइटीज़ हों, ये सारी सोसाइटीज़ का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है सप्लाई चेन को मेंटेन रखने में पेंडेमिक के टाइम पे।
तो इनका एक महत्वपूर्ण इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से ये जुड़े हुए हैं। और आज की तारीख में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, चाहे वो किसान हो या दूसरे व्यापारी हो, छोटे छोटे कारोबारी हो, बिजनेस हो, दुकानदार हो, ये सब अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं अगर वो कोऑपरेटिव से जुड़े हैं। ये उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते कमर्शियल बैंकों में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, हाईटेक बैंक्स में, जितना कि ये कोऑपरेटिव से जुड़े हुए फील करते हैं इजी। तो इसलिए नाबार्ड ने ये तय किया है कि करीब 35,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हम उनको और मजबूत बनाएंगे, और इसके लिए नाबार्ड की तरफ से मात्र 3% पे इनको धन की सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट कर सकें। और अगर उनके पास अच्छे क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, अच्छे स्टोरेजेस होंगे, अच्छे प्रोसेसिंग छोटी यूनिट्स होंगी, ड्राइंग यूनिट्स होंगी, कलेक्शन यूनिट्स होंगे, मार्केटिंग सुविधा होगी, तो ये अपने जो किसानों को हैं, अपने मेंबर्स को अच्छी सुविधा प्रदान कर सकते हैं। तो मात्र 3% पे नाबार्ड जो है इनको धन उपलब्ध करा रहा है। और ये सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार ने भी एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो क्रिएट किया है 1 लाख करोड़ का, उसके अंतर्गत 3% का सबवेंशन भी इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दे रहा है। तो इफेक्टिवली अगर आप देखें तो नाबार्ड से लोन लेने में पैक्स को मात्र 1% ब्याज पे उनको धन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लेवल पे मजबूत कर सके। इस साल हमारा लक्ष्य है करीब 10,000 पैक्स का, और अगले 3-4 सालों में 35,000 पैक्स को हम पैक्स एज मल्टी सर्विस सेंटर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब पोस्ट लिबरलाइजेशन सब शुरू हुआ 1992-93 के आसपास, तो बहुत सारे नए नए बैंक्स आए, और चूंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड थे, इसलिए ज़्यादातर बिजनेस जो है ग्रामीण क्षेत्र का भी इनके पास चला गया। इस एरा में 2 मेजर चेंजेस हुए हैं। जो रूरल कोऑपरेटिव्स हैं वो कहीं ना कहीं वित्तीय समावेशन के प्लान में जो भारत सरकार था, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। और पीछे इसलिए रह गए क्योंकि पूरा वित्तीय समावेशन का कार्यक्रम जो भारत सरकार का था वो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन था, टेक्नोलॉजी बेस्ड था। आज भी जो है सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, परंतु चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव्स में नहीं था, इसलिए वित्तीय समावेशन के प्लान में उनको सम्मिलित नहीं किया शुरू में। परंतु अगर आज की स्थिति में आप देखें तो जैसा कि हमने बताया कि जो हमारा नेटवर्क है कोऑपरेटिव्स का वो इतना बड़ा है, और करीब 25,000 करोड़ से ज़्यादा मेंबरशिप वाले इस सेक्टर में ये सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन का कार्यक्रम है। कोऑपरेटिव्स का इतना बड़ा वित्तीय समावेशन का कार्यक्रम और कहीं नहीं हो सकता। हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने बड़े आउटलेट्स हैं। अगर हम इन्हीं आउटलेट्स को और मजबूत बना दें, चाहे वो क्रेडिट डिलीवरी के लिए हो, चाहे वो सर्विसेज के लिए हो, चाहे वो मार्केटिंग की सुविधा देने के लिए हो, चाहे वो प्रोसेसिंग की सुविधा देने के लिए हो, चाहे वो स्टोरेज की सुविधा देने के लिए हो, अगर हम इसको और मजबूत, क्योंकि ये संस्थाएं गांव स्तर पे हैं, ये संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की क्या जो है परिस्थितियां हैं उससे ये अवगत हैं, जानते हैं ये। तो इसलिए ये बहुत सक्षम होंगे अगर हम इनको और मजबूत करें। बीसी, बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर्स जो कमर्शियल बैंकों के हैं, वो उतने प्रभावी ढंग से नहीं हैं, क्योंकि वो दूर से गए हैं, वो उस क्षेत्र से जुड़े नहीं हैं। वो जो है उनको उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मगर कोऑपरेटिव्स के जो संस्थाएं हैं उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अगर इस आउटलेट को और मजबूत करें
तो सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन का कार्यक्रम हमारा पूरा हो सकता है। और इसीलिए जो तमाम कमेटियां बनी, आपने देखा होगा कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी कोऑपरेटिव्स के लिए थी, जगदीश कपूर कमेटी थी, डॉक्टर बख्शी कमेटी थी, इन सभी ने यही सुझाव दिए हैं। वैद्यनाथन कमेटी थी, इन सब ने एक ही सुझाव दिया है कि कोऑपरेटिव्स को मजबूत बनाने की आवश्यकता है और कोऑपरेटिव्स को कोऑपरेट अमंग द कोऑपरेटिव्स करने की आवश्यकता है। कोऑपरेशन जो है विद इन द कोऑपरेटिव्स करने की आवश्यकता है, ताकि एक हमारा वैल्यू चेन क्रिएट हो सके। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को अगर बढ़ाना है तो नाबार्ड ने एक सबसे बड़ा पहल किया है, खासकर बैंकों के लिए, कि सारे कोऑपरेटिव बैंक को आज की तारीख में हमने सीबीएस प्लेटफॉर्म यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया है। इसके अलावा नाबार्ड इनकी मदद कर रहा है ग्रांट के माध्यम से, ताकि इनको एटीएम्स मिल सके, माइक्रो एटीएम्स मिल सके सोसाइटी लेवल पे, बैंक लेवल पे, इनको बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी हो, मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी हो, डिजिटल पेमेंट सिस्टम इनका मजबूत हो। इन सब चीज़ों के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड के अंतर्गत नाबार्ड तमाम सहकारी बैंकों को मदद पहुंचाने का कार्य कर रहा है वित्तीय स्तर पे। और इसके अलावा जो हमारे प्राइमरी कोऑपरेटिव्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी की आवश्यकता अगर है तो प्राइमरी कोऑपरेटिव लेवल पे कस्टमर्स के साथ ट्रांजैक्शन उनका सीधा सीधा होता है, चाहे वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का हो, लेंडिंग का हो, या दूसरे सुविधाएं देने का हो, मार्केटिंग सुविधा देने का हो, फर्टिलाइजर सुविधा देने के लिए हो। तो पैक्स लेवल पे डिजिटाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और नाबार्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए नाबार्ड जो है ग्रांट की सुविधा उपलब्ध कराता है सीधे। हमने इस साल जो है हर स्टेट में पैक्स को कंप्यूटरीकरण करने के लिए 5-5 करोड़ रुपए की मदद ग्रांट तौर पे हमने दी है, ताकि पैक्स स्तर पे जो संस्थाएं हैं उनको उनका जो है कंप्यूटरीकरण, उनका कंप्यूटराइजेशन किया जा सके, ताकि उनको एक गुणवत्ता वाली सर्विसेज अपने मेंबर्स को वो दे सकें। तो एक दूसरा महत्वपूर्ण कदम नाबार्ड ने उठाया है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए। तीसरा हमने ये भी किया है कि चूंकि तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अगर सेवाएं प्रदान की जाएंगी, अगर उनको ये चीज़ें मिलेगी, तो तमाम तरह के सिक्योरिटी एस्पेक्ट उसमें कवर होते हैं, डिजिटल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए भी नाबार्ड की तरफ से पहल है कि कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है उसको भी हम पूरा कर सकें। परंतु इस बात के ध्यान में होना चाहिए कि ये सारी सुविधाएं, डिजिटल रिलेटेड जो सुविधाएं हैं, वो हम कोऑपरेटिव बैंकों को मजबूत करना चाहते हैं, ताकि कोऑपरेटिव्स वही सर्विसेज दे सकें, वही सेवाएं दे सकें जो कमर्शियल बैंक्स देती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देते हैं, जो बाकी के बैंक्स दे रहे हैं। एक लेवल प्लेइंग फील्ड नाबार्ड क्रिएट करना चाह रहा है कोऑपरेटिव्स के लिए, ताकि वो अपने ग्राहकों को, और ये इसलिए चाह रहा है क्योंकि जब हमारी सेवाएं बेहतर होंगी, जब हमारे सर्विसेज अपने मेंबर्स के लिए ठीक ठाक होंगे, तभी हमें बिजनेस मिलेगा, तभी हमारे मेंबर्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तभी हमारी संस्था जो है उसका विकास होगा। अन्यथा क्या होगा कि अगर हम सेवाएं नहीं दे पाएंगे अपने मेंबर्स को, तो वो मेंबर इधर उधर चले जाएंगे, हमारा बिजनेस इधर उधर चला जाएगा। और कोऑपरेटिव्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जिसका कोई विकल्प नहीं है। वो दूसरी संस्थाएं कितना भी आगे आए, परंतु जो चीज़ें कोऑपरेटिव्स में है, जो मजबूती कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के अंदर है, चाहे वो सोसाइटी लेवल पे हो, चाहे वो बैंक लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, वो किसी संस्था में नहीं है। परंतु इसकी ताकत को हमें पहचानने की जरूरत है। आज कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए लोग खुद अपनी ताकत नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमारे अंदर क्या मजबूती है,
किस स्थिति पे हम खड़े हैं। कोऑपरेटिव्स के अंदर जो फोर्स है, जो ताकत है, जो पावर है, वो किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं है। इसलिए क्योंकि कोऑपरेटिव इज ए पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये लोगों की अपनी संस्था है। इसके मैनेजर्स वो खुद हैं, इसके संचालक वो खुद हैं, इसके बिजनेस करने वाले खुद उसके मेंबर्स हैं। तो अगर आप सोच सकते हैं कि मेंबर्स के हाथ में अगर ये है, हमारा भविष्य अगर हमारे ही हाथ में है, तो हमें अपनी ताकत पहचाननी होगी, हमें अपनी कमियों को दूर करना होगा, हमें लोगों से जुड़ना होगा, नई नई संभावनाओं का पता लगाना होगा और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना होगा। कोऑपरेटिव्स अगर सिर्फ एक सर्विस हम दे रहे हैं, दो सर्विस दे रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लुक, एक अप्रोच लेना होगा। अगर हम क्रेडिट कोऑपरेटिव से जुड़े हैं तो खाली क्रेडिट से काम नहीं चलेगा। आज किसान को चाहिए क्रेडिट के अलावा अच्छे फर्टिलाइजर्स चाहिए, अच्छी पेस्टिसाइड चाहिए, बीज चाहिए, उसके माल को खरीदने वाला कोई होना चाहिए, यानी कि मार्केटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रोसेसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए, कस्टमर्स उसमें कस्टम हायरिंग की सुविधा होनी चाहिए। ये सारी सुविधाएं आज किसानों के लिए जरूरी हैं। और अगर इन सुविधाओं के लिए एक किसान को 50 इंस्टीट्यूशंस को जाना पड़ेगा तो वो उसके लिए महंगा होगा। इसीलिए कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन जो हैं, इनको सारी सुविधाएं एक साथ देने की आवश्यकता है। और इसीलिए हमने कहा कि कोऑपरेटिव्स को मल्टीपर्पज बनाने की जरूरत है, प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, अपने बिजनेस को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी आवश्यकताएं हैं किसान की, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, नॉन एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, हाउसिंग रिलेटेड हो, कस्टम हायरिंग रिलेटेड हो, प्रोसेसिंग रिलेटेड हो, स्टोरेज रिलेटेड हो, ये सारी सुविधाएं हम प्रदान करने के लिए सक्षम अपने आप को जब तक नहीं करेंगे, तब तक बिजनेस, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं होंगे। और इसीलिए ये जरूरी है कि जो हमारा एग्री मार्केटिंग, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसका पूरा पूरा लाभ सहकारी क्षेत्रों को मिले, कोऑपरेटिव बैंक्स को मिले, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिले, ताकि वो अपने स्तर पे एक अच्छी सुविधा अपने मेंबर्स के लिए बना सकते हैं और उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में अगर आप देखें तो क्रेडिट कोऑपरेटिव्स वो अलग है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सिर्फ मार्केटिंग करती हैं, प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सिर्फ प्रोसेसिंग का काम करती हैं। हमें ज़रूरत इस बात की है कि इन सारे सोसाइटीज़ को, इन सारे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, लिंक करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई कोऑपरेटिव मार्केटिंग में स्ट्रांग है तो वो दूसरे कोऑपरेटिव के साथ लिंक करे, कोई कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट में स्ट्रांग है तो वो दूसरे कोऑपरेटिव्स के साथ लिंक करके दूसरी सेवाओं को उपलब्ध करा सकता है। तो इसी तरह से जो गांव स्तर पे हैं, तालुका स्तर पे हैं, जिले स्तर पे हैं, राज्य स्तर पे हैं, ये एक पूरा एक फेडरेशन एक दूसरे की अगर मदद करेगा कि राज्य स्तर पे जो है वो जिले स्तर के इंस्टीट्यूशंस की मदद करे, जिले स्तर पे जो है वो ग्रामीण स्तर की इंस्टीट्यूशंस को मदद करे, इसको कहते हैं कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेशन कोऑपरेटिव्स के अंदर ही इसको, ये जो लिंकेज है, इंटरलिंकेज, इसको जो है बढ़ाने की जरूरत है। तब जाके कोऑपरेटिव्स का एक वैल्यू चेन, एक सप्लाई चेन क्रिएट होगा, बहुत मजबूत सप्लाई चेन क्रिएट होगा। मैं बस अंत में इतना कहना चाहूंगा कि जो नाबार्ड कोऑपरेटिव्स के साथ जो कर रहा है, चाहे वो क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हों या सोसाइटीज हों या दूसरे कोऑपरेटिव्स हों, उसके लिए एक तो हमने बताया कि जैसे पैक्स को हम मजबूत बनाना चाहते हैं, जैसे मल्टी सर्विस सेंटर,
टेक्नोलॉजी का हम सपोर्ट दे रहे हैं अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड से, ताकि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस टेक्नोलॉजी से भी हो जाएं, टेक्नोलॉजी से मजबूत हो जाएं और अपने ग्राहकों को अच्छी सेवा दे सकें। और तीसरा, पैक्स के कंप्यूटराइजेशन के लिए हमारा फोकस है, क्योंकि पैक्स लेवल पे अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को अगर हम मजबूत करेंगे तो पैक्स लेवल पे उनका ऑपरेशन बढ़ेगा, उनका बिजनेस बढ़ेगा और अपने ग्राहकों को अच्छी सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। आखिर में मैं एक और कहना चाहता हूं, क्योंकि ये जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आपने सुना होगा कि भारत सरकार फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने के दिशा में प्रयत्नशील है। भारत सरकार ने एक स्कीम भी लागू की है कि जिसके अंतर्गत पूरे देश में करीब 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनने का प्रयास है। और ये ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि किसान किसी न किसी संस्था से जुड़े। आज किसान प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा है, दूसरे कोऑपरेटिव संस्थाओं से जुड़ा है, परंतु उसको वो जो लाभ, सारी सेवाएं एक जगह मिलनी चाहिए, जो एक सिंगल पॉइंट उसके लिए होना चाहिए तमाम सेवाओं के लिए, वो अभी उतना काफ़ी नहीं है। तो इसीलिए जहाँ जहाँ इन सेवाओं की आवश्यकता है, हमारा प्रयास ये है कि भारत सरकार के माध्यम से, राज्य सरकारों के माध्यम से हम 10,000, अगले 4 सालों में 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं। और इसमें हमारा सुझाव ये है कि कोऑपरेटिव बैंक्स और इवन प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो पैक्स हैं, वो भी इसमें अपना पूरा सहभागिता दे सकती हैं इन फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में और इनकी फाइनेंसिंग करने में, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में। हमारा लक्ष्य यह है कि एक फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बने, कम से कम 30 से 40% ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हों जो कोऑपरेटिव सेक्टर में बने, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि कोऑपरेटिव सेक्टर जो है उससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में अगर ये रजिस्टर होंगे, अगर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य यह है कि कंपनी एक्ट में तो बने ही, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में भी इनका रजिस्ट्रेशन हो, ताकि 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और आप सोच सकते हैं कि 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें लोन की सुविधा उपलब्ध करानी है, क्रेडिट उनको देना है, तो कितने ज़्यादा संसाधन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस एरिया है कोऑपरेटिव बैंकों के लिए भी, चाहे वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हों, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हों या प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव हों, इनके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये इन फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूत करने में अगर अपना योगदान देते हैं, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस एरिया इनके लिए भारत सरकार की तरफ से और नाबार्ड की तरफ से मार्केट में उपलब्ध है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप को मजबूत बनाएं और लोगों से जुड़ें। आज की तारीख में अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव में, खासकर पैक्स में 50% उनके, रादर 40% ही उनके बोरोइंग मेंबर्स हैं। जो टोटल मेंबरशिप के अगर बोरोइंग मेंबर हम देखें तो एक्चुअल में जो बोरो करते हैं पैक्स से वो सिर्फ 40% हैं। 60% मेंबर्स ऐसे हैं जो बोरो नहीं करते। क्या हमारा प्रयास ये नहीं होना चाहिए कि हम उनको देखें कि हम अपनी बोरोइंग मेंबरशिप बढ़ाएं, हम अपने मेंबर्स को एक्टिव बनाएं। अगर हम आज 40% बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमारे बोरोइंग मेंबर्स को 20% भी अगर आगे बढ़ा ले गए तो हमारा बिजनेस 20% बढ़ जाएगा। तो अगर हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है तो एक तो हमें बोरोइंग मेंबर्स को बढ़ाना होगा, अपने ऑपरेशंस को हमें टेक्नोलॉजी बेस करना होगा, अपने बोर्ड को हमें प्रोफेशनल बनाना होगा, अपने चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स को हमें प्रोफेशनल बनाना होगा, और ताकि वो ये सेवाएं उपलब्ध करा सकें। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा
ताकि हम अपने कस्टमर्स को अच्छी सेवाएं दे सकें। और इसके अलावा हमें अपने प्रोडक्ट बास्केट जो है, हमें अपने जो बिजनेस एरियाज हैं उनमें हमें डाइवर्सिफाई करना होगा, हमें नए नए बिजनेस एरियाज में जाना होगा, ताकि हम उस क्षेत्र के जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकें और हम उनके लिए एक मजबूत संस्था के रूप में उनको हम बैकिंग कर सकें। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने पहले बताया कि 3-4 बातों के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, और नाबार्ड का फोकस इन्हीं 3-4 बातों पे रहा है और अगले वाले दिनों में और मजबूती के साथ रहेगा। पहला, हमारा जो डेटाबेस है, कॉमन डेटाबेस प्लेटफॉर्म है कोऑपरेटिव्स का होना चाहिए, ताकि हम अपने डेटा को एक लोगों को समझ सकें। देखिए, डेटा नहीं होगा तो हमें बिजनेस करने में प्रॉब्लम आएगी, हमें पता नहीं लगेगा कि हमें नए एरियाज कौन से हैं, बिजनेस कहाँ पे है, कैसे करना है, कौन सी इंस्टीट्यूशंस किस बिजनेस में हैं, किसके साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं। तो एक डेटाबेस प्लेटफॉर्म हमारा कॉमन बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि जैसे हमने बताया कि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन दोनों ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी को हमें एडॉप्ट भी करना है ताकि हम सर्विसेज अपने ट्रांसपेरेंट बना सकें, अच्छी सर्विस दे सकें, और टेक्नोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है। एक दूसरे इंस्टीट्यूशंस के टेक्नोलॉजी को हम इंटरलिंक कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सकें, ताकि अगर कोई सर्विसेज हमारे प्राइमरी लेवल पे अच्छी हैं, हम उनके सर्विसेज को अपने इंटीग्रेट कर सकते हैं, हमें फिजिकल ट्रांजैक्शंस कम हो जाए इसके लिए। तीसरा, कोऑपरेटिव्स में के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे कोऑपरेटिव्स में काफ़ी अच्छे बिजनेस मॉडल्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिस। जैसे अमूल का ही हमने ले लिया कि अमूल का एक आपने देखा होगा एक काफ़ी फेडरेटेड स्ट्रक्चर है, गांव स्तर पे, फिर तालुका स्तर पे, जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे, उनका एक सेट सिस्टम है, एक मॉडल है, और इसी तरह से वो मजबूत हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल हैं, क्योंकि एक पूरा स्ट्रक्चर उनका है। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस जितने भी हैं कोऑपरेटिव मॉडल्स के, हम दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ भी उसको शेयर करें ताकि वो उसको वो अडॉप्ट किया जा सके। और तीसरा, आज की तारीख में जो फिनटेक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, या जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, देखिए क्रेडिट अप्राइजल एक बहुत बड़ी समस्या है आज की तारीख में। कमर्शियल बैंक्स में क्या है कि लोन एप्लीकेशंस आते हैं या डिपॉजिट्स के जो पेपर्स आते हैं, वो एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो अप्राइज करते हैं कि इनको लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए। तो उनका एक मैनुअल इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उनको अप्राइज करते हैं और लोन का वितरण करते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन लेवल कोऑपरेटिव्स में बहुत कम है। अभी भी हम मैनुअल तरह से जो है अप्राइजल करते हैं क्रेडिट का। तो ये हमें आने वाले समय में इसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी को हम कैसे मजबूत बनाएं, और उन टेक्नोलॉजीज को जिसके थ्रू हम अपना क्रेडिट अप्राइजल कर सकें, अपने बोरोवर्स का अप्राइजल कर सकें, लोन वितरण कर सकें, रिपेमेंट्स उनके थ्रू ले सकें, पेमेंट्स कर सकें उनको। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। इसके लिए एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस की होनी चाहिए, और ताकि उस पर वो अपना ध्यान से काम कर सकें। तो लास्ट में मैं ये कहूँगा कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ कलेक्टिव जो हैं, ये सहकारी संस्थाएं जो हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं आने वाले दिनों में, जैसा कि पिछले दिनों में इन्होंने निभाया है। पिछले दिनों में इसलिए निभाया क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी नहीं थी। आज की तारीख में चूंकि इकोनॉमी हमारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, इसीलिए टेक्नोलॉजी के बेस पे हम अपने बिजनेस को उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और इसको अगर हम मजबूत करेंगे तो अगले 4-5 सालों में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये
5 ट्रिलियन इकोनॉमी का कॉल है, वो हम सहकारी विभागों के, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से हम उसको, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एक समग्र विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कॉपरेशन से ज़्यादा, कोऑपरेटिव संस्थाओं से ज़्यादा कोई बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। इसीलिए इन संस्थाओं को हमें और मजबूत करने के लिए और प्रोफेशनल बनाने के लिए और वर्दी बनाने के लिए इसके ऊपर हम महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएंगे और इसकी आवश्यकता भी है। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर के विकास के लिए नाबार्ड की तमाम पहल हैं, तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और हमारी अपील यही होगी कि इन योजनाओं का, इसका लाभ, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, चाहे वो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप हो, चाहे वो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का हो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस में, इसके लिए जो भी हमारी योजनाएं हैं उनका हम चाहते हैं कि आप पूरा पूरा लाभ लें और अपने क्षेत्र के विकास में पूरा योगदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत ही पेशेंट हियरिंग के लिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। Thank you, sir, very much for your valuable speech. We are looking forward to work with NABARD, and we hope to receive your help and collaboration in future. Thank you again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye, sir.